हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कराऊंगी CSIR UGC नेट फिजिक्स जून 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। इससे पहले मैं 5 वीडियोस और डाल चुकी हूँ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 22 Ti टाइटेनियम इज आर्गन 3d2 फॉरस 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 22 टाइटेनियम की आर्गन 3d2 फॉरस 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है कि विच स्टेट एंड द स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस इज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि कौन सी स्टेट, ये जो मतलब अपनी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगी उसमें से, मतलब ये जो अपनी ये 4 ऑप्शंस दे रखे ना इन्होंने, कि इनमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सी जो स्टेट है वो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस में पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स मतलब इनमें से कौन सी टर्म्स होगी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसमें से देखेंगे जो उसमें होगी वो तो ठीक है, और जो उसमें नहीं होगी और जो इसमें ऑप्शन में गिवन है ना, तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो नहीं है वो बतानी है। ठीक है, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकाल लेंगे, जो हमारी है वो तो ठीक है, जो नहीं होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करेंगे? अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखेंगे एम्प्टी ऑर्बिट को देखेंगे, उसी का चेक करेंगे हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कि वो जो एम्प्टी ऑर्बिट है वो हमारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एम्प्टी ऑर्बिट ये तो फुली फिल्ड है फॉरेस्ट 2, तो 3d2 ये अपना एम्प्टी है ना, तो 3d2 हमारा एम्प्टी ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो अब 3d2 को देखेंगे कि ये जो है ये अपना इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करते हैं, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हम चेक कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों देख रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद ब्रिट स्कीम को अप्लाई करेंगे, और जो ब्रिट स्कीम है वो हमेशा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स पे ही अप्लाई होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रिट स्कीम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो ब्रिट स्कीम है वो हमेशा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स पे ही हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ब्रिट स्कीम से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, और ब्रिट स्कीम के लिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ये जो एम्प्टी ऑर्बिट है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे कि है कि नहीं है? तो देखो जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसका N टर्म्स होती है ना वो सेम होती हैं। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वो सेम होता है। ठीक है, जो 3d2 है, ठीक है, तो 3d एंड 3d, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो 3d और 3d में n तो दोनों का सेम है, 3n तो। ठीक है, और d क्या है? d हमारा l होता है, l की वैल्यू d है, तो l भी दोनों में सेम है, n एंड l दोनों में सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि n एंड l की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी इजीली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रिट स्कीम को अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ब्रिट स्कीम में क्या होता है, तो ब्रिट स्कीम में हम सारी पॉसिबल वैल्यूज नोट डाउन कर देते हैं, ML1 एंड ML2 की। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हम सारी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो 3d है, ठीक है, d है ना, तो देखो
डी है अगर अपना, तो डी सबशेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 1 0। यहाँ पे जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम में होते हैं उनके ऐसे तो लिखते हैं ना, 2 1 0 -1 -2, ठीक है। तो यही सेम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, सॉरी, यही सेम जो है ना ये हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये हमने नोट डाउन कर लिया, ML1 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली और ML2 की यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। ये ML1 हो गया, ये ML2 हो गया। तो अभी देखो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ ये अपने पास कैसे आई वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 2 है और ये वाली वैल्यूज़ है ना, इनमें सीरीज वाइज ऐड करते जाएंगे। देखो सबसे पहले इस वाले 2 को लेके चलेंगे, ये वाले 2 को, ठीक है। तो 2, ये 2 और प्लस ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर ऐसे ये 1 + 2 3, ये 0 + 2 2, -1 + 2 1, -2 + 2 0, ठीक है। ये 2 का हो गया। अभी हम करेंगे 1 के लिए, इस 1 के लिए, तो 2 + 1, ये 2 + 1 3, 1 + 1 2, 0 + 1 1, -1 + 1 0, -2 + 1 -1, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। फिर इसके बाद ये जो डायगोनल पे जो आप ये जो लाइन देख रहे हो इसका भी बताएंगे, हमने ये डायगोनल एलिमेंट्स जो लिए हैं इसका भी बता रहे हैं अभी आगे, ठीक है। अभी देखो ये जो है हमें S एंड L की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो S1 जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है, तो जो S1 होगा क्या होगा, हाफ ही होगा। देखो ऐसे लिखते हैं ना, ये जो था अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसमें हम जब फिल करेंगे तो सीधा ऐसे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्योंकि 3d2 था, ठीक है। तो ऐसे मतलब सारे तो होंगे नहीं ना, तो S1 भी हाफ होगा और S2 भी हाफ, ठीक है, क्योंकि कोई अपोजिट स्पिन तो है नहीं ना। तो ये S1 भी हाफ, S2 भी हाफ, तो जो S होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो S हो जाता है हमारा S1 + S2 to S1 - S2, मैक्सिमम टू मिनिमम होता है, ठीक है। तो S1 + S2 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 से लेके अपना कहाँ तक 1 2, ये S1 - S2 हाफ माइनस हाफ 0, 1 to 0 मीन्स 1 and 0, तो 1 to 0 का मतलब 1 और 0 के बीच में जितनी वैल्यूज होती है हम ले लेते हैं। बट अभी इसमें इतनी कोई वैल्यूज है नहीं, इतनी कोई वैल्यूज, सॉरी, अभी इसके बीच में मतलब कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 के बाद तो सीधा 1 ही आता है ना, तो 1 and 0, 1 and 0 हो जाएगा हमारा S की वैल्यू, ठीक है। अब देखो L देखो L की वैल्यूज कैसे, तो L क्या है, देखो 3D एंड 3D था ना हमारे पास, ये 3D एंड 3D, ठीक है, दोनों में L तो सेम ही था ना, तो L1 भी क्या है 2 है और L2 भी 2 ही है, ठीक है। तो L1 एंड L2 की वैल्यू सेम ही है, 2 ही है, ठीक है। तो L अपना क्या आ जाएगा, वही L1 + L2 to L1 - L2, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो L1 + L2 करेंगे तो क्या आएगा 4, और L1 - L2 करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 4 to 0, वही मैं आपको उसमें बता रही थी एस वाले केस में। तो 4 से 0 के बीच में जितनी वैल्यू होगी वो सारी हमारी L की वैल्यूज आ जाएंगी, तो 0 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज होंगी, तो 0 1 2 3 4 मीन्स 4 3 2 1 0, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास, ये L की वैल्यूज होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर S = 0, ठीक है, S = 0 के लिए हम एक बार S = 1 के लिए, एक बार S = 1 के लिए लेंगे जो L की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, एक बार S = 0 के लिए देखेंगे L की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, ठीक है। तो जब S = 0 होगा, ठीक है, जब हम S = 0 लेंगे तो देखो S = 0 आ कब रहा है, देखो ये जो आपको बताया गया है ना, ये MS1 0 कब आएगा, जब ये दोनों की वैल्यू एक की वैल्यू हाफ होगी और एक की माइनस हाफ होगी, तभी आएगा 0, तो ठीक है कि एक ये दोनों अलग अलग वैल्यू तभी तो आएगी ना 0, एक हाफ होगा एक माइनस हाफ, ठीक है, तभी 0 आएगा, जब इनको प्लस कर सम करेंगे तभी तो S की वैल्यू 0 आएगी ना। तो अब क्या हो गया कि ये S की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कि एक हाफ है और एक माइनस हाफ है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम L की सेम वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है।
तो आपको पता होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है हमारा, वो बोलता है कि जो कोई भी क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, सारे क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, जो अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उन्होंने ही बताया था हमें कि जो अपने किसी भी सिस्टम के लिए, मतलब एक सिस्टम के लिए जो सारे क्वांटम नंबर्स होते हैं ना वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे मान लो 4 क्वांटम नंबर हैं N L M S। ठीक है, तो अगर 3 क्वांटम नंबर हमारे पास सेम है ना तो फोर्थ डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, सारे क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे हमने अगर एस की वैल्यू डिफरेंट है तो हम एल की वैल्यूज को सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एल जो है वो हमारा, हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे एल की और डायगोनल टर्म्स देखेंगे। ठीक है, जो मैंने डायगोनल था ना, ये इसी वजह से बताया यहाँ पे, ये जो डायगोनल टर्म्स है ना ये देखेंगे, ये होगी हमारी एल की वैल्यूज। ठीक है, ये इन पे, ये जो है ना, ये जो डायगोनल टर्म्स हैं इन पे ही एल एंड एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ML1 एंड ML2 की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही। तो ये डायगोनल टर्म्स को हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे डायगोनल वाली, तो 0 to 4। ठीक है, तो 0 to 4 ले लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे वर्ड 0 के लिए हम 0 to 4 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एल की सेम वैल्यूज़ ले लेंगे एस अगर डिफरेंट है तो। ठीक है, एल की यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, तो अगर एक डिफरेंट होता है तो दूसरे की हम सेम वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे सीरीज वाइज कि एल 0 है और एल 0 लेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी, ऐसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये वही है, मैंने ये यहाँ पे देखो बता भी रखा है कि एस वैल्यूज़ डिफरेंट है तो इसलिए हम एल की सेम वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ML1 एंड ML2। ठीक है, और डायगोनल वैल्यूज़ लेंगे एल की। ठीक है, टेबल से, क्योंकि जो डायगोनल वैल्यूज होती है उनका मतलब होता है कि जहाँ पे ML1 और ML2 की वैल्यूज वहाँ पे सेम है। ठीक है, तो हमें तो सेम वैल्यूज चाहिए ना एल की, तो वहाँ पे ही सेम है, इसलिए हमने डायगोनल वैल्यूज ली हैं और हम सिर्फ पॉजिटिव डायगोनल वैल्यूज ही लेंगे। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। फिर इसके बाद हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो जब S0 है तो S0 के लिए 3 वैल्यू चाहिए थी ना एल की, 0, 2 और 4। तो ये कैलकुलेट करें, जब S0 है तो और L0 है तो J क्या होगा, J होता है L प्लस एस टू एल माइनस एस। ठीक है, तो L प्लस एस करेंगे तो 0 प्लस 0 2, 0 माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ये कैसे लिखते हैं, ये क्या आ गई हमारी स्टेट आ गई। ठीक है, टर्म सिंबल, तो ये लिखना है ना हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, तो ये लिखते हैं कैसे, 2s प्लस 1 L एंड J। ठीक है, तो 2s प्लस 1 जब करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, L, जो L अपनी 0 है तो 0 के लिए L की वैल्यू S होती है। ठीक है, देखो जब 0 होता है तो उसके लिए हम S लिखते हैं, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, 2 के लिए D लिखते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये देखो यहाँ पे देखो ये जो L है ये यहाँ पे 0 है तो हमने यहाँ पे S नोट किया और J की वैल्यू तो अपनी 0 आई है तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये ऐसे लिखते हैं, ये टर्म सिंबल होगा 2s प्लस 1 L J। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब फिर L0 हो और L2 हो तो उसके लिए भी सेम वैसे ही करेंगे, J की वैल्यू वही L प्लस एस टू एल माइनस एस, तो ये फिर ये लास्ट में आ जाएगा जब आप उसको कैलकुलेट करोगे 2s प्लस 1 L J। L की वैल्यू 2 है तो यहाँ D लिख लिया तो सेम वैसे ही आ जाएगा। तो ऐसे ही S0 और L4 के लिए हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1G4। ठीक है, अब ये हो गई अपने पास कैलकुलेट, तो ये तो S0 का केस था। अब अगर S1 हो और 1 आएगा कब अपने पास, जब MS1 और MS2 दोनों हाफ होंगे, मींस S की वैल्यू सेम होगी यहाँ पे, तो हम अब L की डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे। तो L की जो रिमेनिंग बची हुई वैल्यूज है ना वो ले लेंगे। तो हमने 0 to 4 तो ले चुके थे, तो इसमें कौन कौन सी बच गई 0 to 4 के बीच में 1 and 3 बच गई, तो हम L की वैल्यूज अब 1 and 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका भी रीज़न बता रखा है कि अगर देखो यहाँ पे S की वैल्यू सेम है ना तो हम L की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, वही मैंने बताया है। ठीक है, जैसे पिछले केस में हमने ये वाली ली थी तो अब हम रिमेनिंग वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि S1 होगा और L1 एक बार L1 के लिए और S1 एक बार L3 के लिए। ठीक है, तो देखो, तो जब ये वही है
वही वाला रीज़न है। देखो ये रहा, जब S1 होगा L1 होगा तो J हमारा क्या आ जाएगा, वही L प्लस एस टू एस माइनस L माइनस एस, तो 1 + 1 2, 2 2 0, तो 2 1 0 हो जाएगी इसकी, तो इसकी ये 2 1 0 हो जाएगी। तो तीनों के लिए देख लेंगे तो 3P 0 1 2 आ जाएगा ये, क्योंकि 2S + 1 L J करेंगे तो यही आएगी इसकी, तो 3P 0 3P 1 3P 2 ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बेस में ये 3 आ गई ना, तो तीनों लिख देंगे J की वैल्यूज यहाँ पे, 3P1 3P0 3P1 3P2। तो ऐसे ही L = 1 और L = 3 के लिए J की वैल्यू जो अपनी ये आ जाएगी 2 4 2 3 4 सॉरी। तो अब वही 3F2 3F3 3F4 ये जो टर्म्स में लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये अपनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ गई है, ठीक है। तो अब इसमें से हम देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन सी अलग दे रखी है, इनसे जो अलग होगी वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम अपने उस पे देखो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स तो आपको पता लगी गई है ना, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं वो ये 3F2 3F3 3F4 3P0 3P1 3P2, ठीक है। और ये थी अपनी कौन सी 1S0 1D2 1Z4, ठीक है, ये वाली थी। और बस यही थी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक है। तो देखिए अब हम एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि इनमें से अपनी कौन सी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो है अपना आंसर जो है, आंसर होगा अपना ए, ठीक है। 1F3 हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1F3 कहीं भी नहीं है, बाकी तो ये सारी हैं, ठीक है। तो अपना जो ए आंसर है ना वही करेक्ट होगा, क्योंकि 1S0 भी अपने पास है, 1D2 भी 3P0 भी, ठीक है। तो 1F3 नहीं है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। तो बस यही था क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग।